Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today we are going to continue with our 12th chapter of Science NCERT book and the chapter is Friction. What is friction? Friction is something that opposes the movement. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करेगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट। ओके, फ्रिक्शन क्या है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एक बॉल को लेते हैं, एक बॉल को हमने ग्राउंड पर पुश किया तो क्या होगा, वो एक टाइम तक, जब तक हम उस पर दोबारा से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसको पुश नहीं करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ग्राउंड पर रुक जाएगी। तो वो क्यों रुकी? वो रुकी फ्रिक्शन की वजह से। जब ग्राउंड और बॉल की सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ने अपना काम किया तो बॉल की मूवमेंट रुक जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक वेट फ्लोर की बात करें, गीला फ्लोर है, उस पर हम इजिली वॉक कर सकते हैं, तो आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है रफ सरफेसेस पे, जहां पे इरेगुलरिटीज होती है वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है और हम इजिली वॉक कर सकते हैं। इसी तरह से हम बनाना पील की बात करें तो बनाना पील पे अगर हम स्टेप ऑन करें तो क्या होगा, हम स्लिप कर जाएंगे। व्हाई? बिकॉज बनाना पील ने ग्राउंड के और हमारे फुट के बीच में जो फ्रिक्शन था उसको रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से हम स्लिप हो जाएंगे। राइट? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। ये तो आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या है, जो कि मूवमेंट को अपोज करता है, मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। अब हम करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सरफेस इरेगुलरिटीज की। सरफेस इरेगुलरिटीज, इसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जो कि फ्रिक्शन की मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। ये एक डिवाइस, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है नीचे की तरफ और ग्रेजुएट उस पे इंडिकेशंस होते हैं नंबर्स के। जब हम स्प्रिंग के साथ में एक ब्रिक को टाई करते हैं, ब्रिक के साथ एक स्ट्रिंग को हमने टाई किया और उस दूसरे एंड को हमने स्प्रिंग पे लगाया। उसके बाद में जब हम ब्रिक को पुल करेंगे तो पुल करने पे क्या होगा, जो फोर्स हमने लगाया वो क्या है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स। एक टेबल पे रखा, अब टेबल और ब्रिक के बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको पुल करने के लिए, तो वो क्या होगा, उसकी मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस की डिवाइस से हम पता लगा सकते हैं कि हम कितना फोर्स फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगा रहे हैं। इट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता लगती है। इसी एग्जांपल में अगर मैं ब्रिक को पॉलीथीन लगा दूं, ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन कवर अप करूं, तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज जो सिंपल ब्रिक थी उसके सरफेस जो था वो रफ था, उसमें इरेगुलरिटीज थी और इरेगुलरिटीज की वजह से उसका फ्रिक्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन पॉलीथीन लगाने की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो उसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाएगी। राइट? इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स स्टेबल। कोई चीज स्टेबल है, उसको हमने मूवमेंट देनी है, तो क्या होगा, स्टैटिक मीन्स रेस्टिंग फेज में, किसी रेस्टिंग फेज से एक ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक में जो उसको रख रहा है
वो क्या है, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब उसके अगेंस्ट हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम कर रहा है ज्यादा उसको रेस्टिंग फेज में रखने के लिए। अब रेस्टिंग फेज से उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक फेज में, रेस्टिंग फेज में बनाए रखता है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द थर्ड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, स्टैटिक में था, रेस्टिंग फेज में, इसमें ऑलरेडी मोशन उसको मिला हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शन काम करता है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ग्राउंड पे कोई बॉल रोल कर रही है, अगर हमने उसको और फोर्स दिया तो वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, तो वहां पर क्या काम कर रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वन मोर थिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी या स्टैटिक फ्रिक्शन की? तो इसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन की, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि हम रेस्टिंग से मोशन में लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मोशन में ऑब्जेक्ट है। तो रेस्टिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ऑलवेज ज्यादा होगी, राइट। तो इसमें तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। कौन कौन से? सरफेस इरेगुलरिटीज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मीन्स फ्रिक्शन है, उसके एडवांटेजेस भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस में सबसे पहला तो हमारी वॉकिंग में ही हम करते हैं। अगर फ्रिक्शन है तो हम इजीली वॉक कर सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं है तो मूवमेंट बहुत ही टफ हो जाएगी, हम बार बार स्लिप करेंगे। इसी वजह से हमारे शूज जो होते हैं उनके सोल्स में, हमारे फुटवेयर के सोल्स में ग्रूव्स बनी होती है, उनका सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है, ताकि सरफेस के साथ में वो फ्रिक्शन को बना पाए अपने और इजीली हमें मूवमेंट दे पाए। नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले तो था ग्रूव्स इन शू सोल। शू सोल में ग्रूव्स बनाई जाती है ताकि हमें उससे फ्रिक्शन मिले और मूवमेंट को इजी बनाया जा सके। उसके बाद में फ्रिक्शन है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे हैंड्स में फ्रिक्शन होगा, हैंड्स और ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के सरफेसेस क्या होंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा जिससे हम होल्ड कर पाएंगे। अब हम जेली लेते हैं या कुछ स्लाइम लेते हैं तो हम उसे होल्ड कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है। स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन को नहीं बना पाती है और फ्रिक्शन नहीं बनने की वजह से ऑब्जेक्ट को हम होल्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट। इन विंटर्स हम यूजुअली करते हैं, हमारे हैंड्स को हम रब करते हैं, इससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और जो कि हमारे लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है तो साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हम लेते हैं एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट जब एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ता है तो क्या होता है, सामने से हवा आती है। अगर प्लेन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हवा क्या होगी, एयर की डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट। तो ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा, नॉइज क्रिएट होगी, नॉइज पोल्यूशन। तभी जब भी एरोप्लेन आसमान में जाता है तो हमें बहुत ही तेज नॉइज सुनाई देती है। तो वो किस वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट की वजह से
नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा। इसके साथ ही मशीनरी पार्ट्स में डैमेज हो सकता है, उसमें भी खराबी आ सकती है। उसके पार्ट्स जब एक दूसरे से टच करेंगे तो क्या होगा, उसमें रबिंग होगी, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होएगा और ज्यादा होने की वजह से उसमें आग भी लग सकती है या फिर वो पार्ट डैमेज हो सकता है। इसके बाद में जंगल फायर भी इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। जंगल फायर क्या है, जब भी अगर मान लो दो पेड़ गिरे आपस में रब कर ले तो वुड जो है वो बहुत जल्दी फायर को कैच करती है। तो जैसे ही उन्होंने रब किया तो आग लगने का डर भी हो सकता है। तो जंगल फायर जो है इसका बड़ा डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का हो सकता है। ओके, ये तो थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनके अलावा भी सो मेनी मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर। नाउ reducing and increasing friction. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये क्या होता है, हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो मेथड जिससे हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग मीन्स फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। इसका एग्जांपल हमने पहले पढ़ा, शू जो सोल होता है उसमें ग्रूव्स बनाई जाती है। ग्रूव्स की वजह से क्या होता है, जो सरफेस जो होगा शू सोल का वो थोड़ा रफ हो जाएगा और रफ होने की वजह से ग्राउंड और शू सोल के बीच में फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा बनेगा और इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो इजी हो जाएगी। इसके बाद में व्हीकल्स के जो टायर है, व्हीकल्स के टायर जो है वो ट्रेडिंग बनाए जाते हैं, ट्रेडेड टायर होते हैं। इट मीन्स उनमें ग्रूव्स प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा बाइक का, ट्रक का, जो भी टायर है उसमें ग्रूव्स बनाई जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो रोड पे स्लिप ना कर जाए कोई भी व्हीकल। इसके बाद में साइकिल की अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक क्या करती है, साइकिल के टायर और ब्रेक्स रोड के बीच में फ्रिक्शन को जनरेट करती है। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से साइकिल की ब्रेक लगाने पे वो रुक जाती है। इसी तरह से कबड्डी प्लेयर्स जो है वो अपने हाथ में, ग्राउंड में जाने से पहले वो अपने हाथ में मिट्टी को लगाते हैं। मिट्टी लगाने की वजह से क्या होगा, अगर हाथ में स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग होने की वजह से क्या होगा, पकड़ नहीं बन पाएगी और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लेकिन मिट्टी लगा ली तो स्वेटिंग को कम करेगा और सरफेस को स्मूथ ना करके रफ करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा और होल्ड अपने किसी ऑब्जेक्ट को, ये दूसरे हैंड को अगर हमें होल्ड करना है तो वो इजीली हम कर सकते हैं। सो इट वाज अबाउट increasing friction. Now reducing friction. Reducing friction, it means फ्रिक्शन को कम करना और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना, ये तो है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इसमें इसका फर्स्ट एग्जांपल है कैरम। कैरम की अगर हम बात करें तो कैरम में हम क्या करते हैं, एक फाइन पाउडर को पहले हम स्प्रेड करते हैं बोर्ड पे और उसके बाद में हम खेलते हैं। तो उससे क्या होगा, वो स्ट्राइकर की जो मोशन है उसकी स्पीड जो है उसको इंक्रीज करेगा और फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। इसके बाद में अगर हम क्या देखते हैं, रेनी सीजन्स में या फिर विंटर्स में क्या होता है, जो डोर्स होते हैं, गेट जो होते हैं, उनके अंदर काफी आवाज आने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उनके जॉइंट्स में, उनके हिंजेस में ऑयल की कुछ एक ड्रॉप्स डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो आवाज कम हो जाती है। इट मीन्स उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से मशीनरी पार्ट्स जब आवाज करने लग जाती है तो उनमें मैकेनिक क्या करता है, ग्रीस लगाता है। ग्रीस लगाने की वजह से उसमें आवाज आनी बंद हो जाती है और वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो जो ये रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स।
जो भी प्रोडक्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है उसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट. एग्जाम्पल ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा. ओके, come to the next point, and that is rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? एक तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन. कैसे? जब हम, अगर मान लो ये मैंने एक स्केच रखा, इसको मैंने, ये रोल कर रहा है, तो इसको मैं इजीली इसको मूव करवा सकती हूँ. इसमें रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है. लेकिन अगर मैं एक बुक लूं, बुक को मैं यहाँ पर रब करूं, यहाँ पर स्लाइड करूं, तो क्या होगा? उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी. लेकिन इसके ऊपर अगर मैं बुक को रखूंगी तो क्या होगा? वो बुक इजीली मूव करेगी इस तरह से. तो क्या होगा? फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हुआ. यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है. रोलिंग फ्रिक्शन कम होने की वजह से, रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है जिससे कि हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा. इसी तरह से क्या होता है? व्हीकल ट्रॉली बैग जो होते हैं, ट्रॉली बैग्स में क्या होता है? छोटे छोटे व्हील्स को अप्लाई किया जाता है नीचे की साइड में. तो वो क्या करते हैं? उस व्हील्स क्या करेंगे? फ्रिक्शन को कम करेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन काम करे तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन को कम करेंगे. फ्रिक्शन वैल्यू इसकी बहुत कम होती है जिससे कि हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन की बजाय अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए उसको हमें डिफिकल्टीज आती है उसको कैरी करने में. तभी ट्रॉली बैग्स में व्हील्स का यूज किया जाता है. अब इसका क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी. रोलिंग फ्रिक्शन की सबसे कम, उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन. सबसे कम वैल्यू होगी रोलिंग फ्रिक्शन की, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में मूवमेंट रेस्टिंग फेज के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है. ओके, सो इट वॉज about rolling friction. Now come to the fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन. सबसे पहले तो फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड नॉट ओनली लिक्विड, नॉट ओनली गैस, बट बोथ द लिक्विड्स एंड गैसेस. Liquid and gases are called fluid. Okay, so इनकी तरफ से जो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. जैसे एयर और वाटर जो भी फोर्स को एक्सर्ट करेगी वो उसका फ्रिक्शन होगा. जैसे हम बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, बाईसाइकिल हम इस डायरेक्शन में राइड कर रहे हैं तो एयर सामने से आएगी, इस डायरेक्शन में एयर आएगी. तो एयर के जो एयर है वो यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन का काम करेगी. एयर का जो फ्रिक्शन होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा जो कि बाईसाइकिल को स्टॉप करने का काम करेगी. ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम इसी तरह से लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन लगता है और जो एनिमल्स उसमें लिव कर रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट है वो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट को करता है. ओके, अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहले तो स्पीड,
of the object. फिर shape of the object, and the third one is the nature of the object, the nature of the fluid. इन 3 फैक्टर्स पे फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है. कैसे? स्पीड की अगर हम बात करें तो एक बाईसाइकिल जो है वो चला रहे हैं हम, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उस फ्रिक्शन से निकलने में हमें उतना ही इजी रहेगा. जैसे स्पीड, इस स्पीड से एकदम से साइकिल आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, तो क्या होगा, हमारी अगर स्पीड ज्यादा है तो हम उसे मॉडरेट स्पीड में मूवमेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमें अपनी स्पीड को कम नहीं करना होगा या ज्यादा नहीं करना. जो स्पीड हमारी ज्यादा ऑलरेडी है तो हम उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं. इसी तरह से शेप की अगर हम बात करें तो वाटर एनिमल्स जो होते हैं लाइक फिश एंड बर्ड्स, एयर में जो काम करते हैं, एयर में जो उड़ते हैं बर्ड्स, इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइंड होती है. आगे से नुकीली, देन उनके विंग्स एंड पीछे से बॉडी तीखी. तो क्या होगा, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन इसीलिए होती है ताकि वो वाटर एंड एयर के फ्रिक्शन को उसके अंदर से हम निकल सके, उस फ्रिक्शन को हम कम कर सके ताकि हमारी मूवमेंट इजी रहे. इसी तरह से एयरक्राफ्ट जो है उनकी शेप भी बर्ड्स जैसी होती है, बर्ड्स के सिमिलर होती है. क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन जो है वो रोक ना सके, उसकी मूवमेंट इजीली होती रहे. सो इट वॉज अबाउट चैप्टर. I hope you have understood it very well. Thank you. Or if you have any query, then drop it in comment section. Thank you.